स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है, उसमें हम लोग बात करेंगे कि 10th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 11 है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है कोल क्या है। लास्ट टाइम जो बात हुई थी उसी को हम लोग आगे लेके चलते हैं। स्टूडेंट से कोल जो है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि कैसे बना, क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम बात करेंगे कोल की मजीद जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में क्या बनता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है वो क्या पैदा करता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की, स्टूडेंट कोल को उसके अज्जा में तोड़ने का नाम जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। कहते हैं कोल जो है एक मेजर सोर्स बन चुका है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत बड़ा सोर्स है ये वाला। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्यों है, हमें तो पता ही नहीं था ये वाला। जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की है तो हमें बहुत से अंदर से कंपाउंड मिले हैं इससे। उसकी बुनियाद के ऊपर हम लोग कहते हैं कि यार ये वाकई बहुत बड़ा एक कंपाउंड है, एक सादा चीज नहीं है। कोला जो है कहता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हवा की गैर मौजूदगी में कोयले को बहुत ज्यादा गर्म करना, हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्म करना, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। हवा की गैर मौजूदगी में काफी ज्यादा कोयले को गर्म करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि कोयला बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। बेसिकली हमें पता है सर कोल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर पाया जाता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ये काफी नहीं है। तो कहता है कि सर जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोयले की तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक लंबी लिस्ट मिलती है इसके अंदर से। ऑर्गेनिक कंपाउंड की लंबी लिस्ट के साथ साथ हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलते हैं। और ये कौन से कंपाउंड है सर? पहला मेरे पास जो है कोल गैस, पहला कंपाउंड जो निकलता है इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल गैस। स्टूडेंट कोल गैस जो है ये एक मिक्सचर होता है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर है। ये चीजें पाई जाती हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आप पाएंगे कि कोल गैस ने क्या कुछ पाया है। ये निकलती कहां से है? कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, कोयले को गर्म करने से हवा की गैर मौजूदगी में। तो ये वाला हीट पैदा करता है जब हवा के साथ उसको बदलाएं। ये हीट पैदा करेगा, बर्न करते हैं जब इसको एयर के साथ। एक बार इसको बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, ये बात है। सर बना किससे होता है कोल गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। और जब हम इसको हवा की गैर मौजूदगी में जलाते हैं तो बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है और इसीलिए इसको हम लोग एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में। ये इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक अमाउंट या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर पैदा करने में।
मेटालॉजिकल प्रोसेस में लॉजिकल प्रोसेस में अनर्ट एटमॉस्फेयर अनर्ट या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर अनर्ट माहौल पैदा करना या रिड्यूसिंग माहौल पैदा करना जो है ना, जब पैदा करना हो तो कोल गैस को हम लोग यूज करते हैं मेटालॉजिकल प्रोसेस दांतकारी के मामले में। जब दांतों को निकालते हैं और उसके अंदर से प्योर दांत निकालते हैं तो वहां हमने रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर या अनर्ट एटमॉस्फेयर पैदा करना होता है, तो दांतों की सफाई के मामले में तो वहां कोल गैस को हम लोग रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या अनर्ट एटमॉस्फेयर पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, अमोनियम लीकर। अमोनियम लीकर, ये अमोनियम लीकर जो होता है स्टूडेंट, इसके बारे में सुन लीजिएगा। ये भी एक अमोनिया गैस का पानी में सोल्यूशन है। सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस विद वाटर। अमोनिया गैस का पानी में सोल्यूशन जो है, अमोनिया गैस का पानी में सोल्यूशन ये अमोनियम लीकर कहलाता है। अमोनियम लीकर, ये बात याद रखिएगा। इसको हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजनस खाद्य बनाने के लिए और नाइट्रोजनस खाद्य फर्टिलाइजर, जैसे कि अमोनियम लीकर को जब हम लोग अमोनियम लीकर प्लस H2SO4 तो क्या बनेगा, हम ये एक नाइट्रोजनस खाद बनेगी, उसका नाम है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट जो खाद है एक स्टूडेंट ये बनेगी। क्या है सर, अमोनियम लीकर जो है ये क्या है, पानी में अमोनिया का सोल्यूशन है। जब पानी का अमोनिया में सोल्यूशन बनाते हैं तो वो बन जाता है अमोनियम लीकर। अमोनियम लीकर को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो खाद बन जाती है नाइट्रोजनस खाद। कौन सी है, अमोनियम सल्फेट। इसको हम लोग बतौर खाद इस्तेमाल करते हैं। देखिए कोयले के अंदर से एक नाइट्रोजन वाली खाद बन रही है। थर्ड वन है जी अपना कोल tar। कोल tar ये एक थिक ब्लैक लिक्विड है, थिक ब्लैक लिक्विड। थिक ब्लैक लिक्विड है, गाढ़ा स्याह लिक्विड है। ये बेटा ये अपना ये कोल टार जो है ये एक थिक ब्लैक लिक्विड है। तो इसमें तो ये एक थिक ब्लैक लिक्विड है कोल टार जो है। तो जो थिक ब्लैक लिक्विड है
ये मिक्सचर है 200 मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, 200 मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है। 200 से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, 200 मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं कोल टार में। 200 से भी ज्यादा, मोर देन 200। 200 से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, स्पेशली अरोमेटिक कंपाउंड पाए जाते हैं। अरोमेटिक कंपाउंड, अरोमेटिक सर अरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड अरोमेटिक कंपाउंड्स। वो कोल टार के अंदर पाए जाते हैं। कोल टार एक थिक ब्लैकिश एक लिक्विड है, उसमें 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिकली ज्यादा अरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो ये कंपाउंड अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करते हैं कोल टार की, फिर निकलते हैं, तो कुछ अहम एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो ये हैं। ऑब्जेक्टिव में सवाल आपको आएगा कि सर बताइएगा कोल टार जब आप लेते हैं, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, उसको उसके अज्जा में तोड़ते हैं, तो क्या क्या निकलता है? बेंजीन, फेनॉल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में बेंजीन निकलती है कोल टार से, फेनॉल निकलता है और टॉलिन निकलती है, एनिलाइन निकलता है, एनिलाइन, बेंजीन, फेनॉल, टॉलिन, एनिलाइन, ये चार निकलते हैं जी बेसिकली। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से? बेंजीन, टॉलिन, फेनॉल, एनिलीन। बेंजीन, टॉलिन, फेनॉल, एनिलीन, ये तीन चार हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है बेसिकली, ये कोल टार से निकलते हैं, जो ब्लैकिश एक लिक्विड होता है। और बेसिकली इसमें 200 से ज्यादा एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ज्यादा एरोमेटिक होते हैं। तो कौन से निकलते हैं जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं इसकी, हम लोग कौन से कंपाउंड निकलते हैं ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड? बेंजीन, टॉलिन, फेनॉल, एनिलीन। इसके बाद है कि ये केमिकल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स, डाई, एक्सप्लोसिव्स के अंदर। ये चारों चीजें कहां इस्तेमाल होती हैं? ड्रग बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, दवाका मवाद, डाइस के अंदर, रंगदानी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, पेंट, वार्निश, ये हम लोग पेंट वगैरह करते हैं, वो बनता है इससे। वार्निश ये फर्नीचर वगैरह को पॉलिश की जाती है। सिंथेटिक फाइबर, ये कपड़ा इतना नहीं है, सिंथेटिक सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर तो नहीं है, इतनी ज्यादा मिलती है सिंथेटिक फाइबर। ये हम जितना भी कपड़ा इतने बन रहा है आजकल, इतनी अक़साम है कपड़े की, सारी सिंथेटिक फाइबर से बन रही है, रेशम वगैरह। पेस्टिसाइड्स, दवाइयां जहर बनती हैं इससे, पेस्टिसाइड्स। तो ये स्टूडेंट्स, ये कोल टार एक ब्लैकिश लिक्विड होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, 200 से ज्यादा। अगर उसकी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो बेसिकली ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड निकलते हैं। बेंजीन, टॉलिन, फेनॉल और एनिलीन। ये बेंजीन, टॉलिन, फेनॉल और एनिलीन जो है, इसको हम लोग मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ तरह के केमिकल बनते हैं, मतलब उसमें कौन से केमिकल हैं? सारे ड्रग्स, डाइज, एक्सप्लोसिव्स, पेंट्स, वार्निशेस, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर और पेस्टिसाइड्स। इनके अलावा भी इनसे और भी बहुत कुछ बनता है, बहुत से वेरिएबल केमिकल्स निकलते हैं, बनते हैं।
तो सर कहना इन केमिकल्स जो आप लोग कहते हैं, जो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड हैं, उनसे हम लोग ये चीजें पेंट वगैरह बना लेते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड निकाल लिए। इसके अलावा ब्लैक कलर का पीछे कुछ बच भी जाता है, कोल टार का पीछे गंदमंद पीछे ब्लैक कलर का बच जाता है, ब्लैक रेसिड्यू ऑफ कोल टार, उसे बोलते हैं पिच। पिच बन जाती है पीछे, ब्लैक रेसिड्यू, ब्लैक रेसिड्यू। तो बोलते हैं पिच। लोकेशन बोलते हैं पंजाबी में। सड़कों पे, रोड्स के ऊपर, छतों के ऊपर, रूफ के ऊपर उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सर जी ये इसका इस्तेमाल है। और एंड वाला जो है वो मैं ऊपर लिखता हूं, मेरे पास जगह कम पड़ रही है कि स्टूडेंट्स के एंड वाला एक और प्रोडक्ट है कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है। वो कौन सा है? वो है कोक। कोक चौथा इसमें 98% कार्बन है। 98% इसके अंदर कार्बन। ये भी कोक की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करेंगे तो आपको कोल गैस, अमोनिया लीकर और ये वाला कोक और इसके बाद जो था कोल टार, कोल गैस, अमोनिया लीकर, कोल टार और कोक, ये चीजें निकलती हैं कोयले के अंदर से निकलती हैं। ये कोक जो होता है इसमें 98% कार्बन कार्बन होती है। कोल के रेसिड्यू जो पीछे बच जाता है वो है ये वाला। जब हर चीज निकल जाती है, कोल टार भी निकल गई, अमोनिया लीकर भी निकल गया, कोल गैस भी निकल गई, हर चीज निकल गई है कोयले के अंदर से। कोल टार, अमोनिया लीकर, कोल गैस, तीनों चीजें निकल गई। पीछे जो गंदमंद कोयले का बच जाता है उसे हम लोग कोक बोलते हैं। ये रेसिड्यू होता है कोल का, रेसिड्यू ऑफ कोल। कोल का रेसिड्यू। जब कोयले को हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस में गुजारते हैं तो उसमें से कोल टार भी निकल जाती है, अमोनिया लीकर भी निकल जाता है, कोल गैस भी निकल जाती है। बकाया क्या बच जाता है? ये तमाम मोलाटाइल कंपाउंड होते हैं, निकल जाते हैं। कोल टार, अमोनिया लीकर, कोल गैस, तीनों चीजें निकल जाती हैं एज ए मोलाटाइल कंपाउंड के। और पीछे बच जाता है सॉलिड रेसिड्यू कॉल्ड कोल, सॉलिड रेसिड्यू left after destructive distillation of coal। कोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर लेते हैं, पीछे जो एक सॉलिड बच जाता है बकिया याद, उसे हम लोग कोक बोलते हैं। 98% उसमें कार्बन होती है। सर इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में, आयरन के। इसको बतौर हम लोग फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर in metal extraction especially iron। जब आयरन को हमने साफ करना है, लोहा साफ करना है, लोहे की दागदारी करनी है, फर्नेस के अंदर
तो ये कोक इस्तेमाल करते हैं उसको गंद मंद उसको साफ करने के लिए, गर्म भट्टियों में इसको कोक को इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल। तो इस तरह ये वाला स्टूडेंट्स अहम टॉपिक जो था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो हम लोग करते हैं कोल की, उससे कौन कौन से मजीद 4 कंपाउंड्स निकलते हैं, उसके बारे में आज मैंने बात आपसे की है कि आप जानते हैं कोल जो है बजाते खुद को इतना छोटा सा चीज नहीं होती, वो वाली बहुत बड़ा कंपाउंड होता है। जब उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब पाई जाती है। सर ये मैंने पहले बात की। तो सर जब हम इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो उससे हवा की गर्मी में करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा आगे उसकी फ्रैक्शन निकलती हैं। उसमें सबसे पहले निकलती कोल गैस, जो बेसिकली मुश्किल होती है हाइड्रोजन पर, मीथेन पर और कार्बन मोनोऑक्साइड पर। इसको जब हम लोग हवा के साथ ये जलाते हैं कोल गैस को, उसमें आप लोग जानते हैं मीथेन होती है, आप घर में गैस इस्तेमाल करते हो उसमें भी 40% मीथेन होती है। जब कोल गैस को जलाएंगे, ये भी गैस है तो इसमें हीट निकलेगी, इसको बतौर फ्यूल इस्तेमाल करेंगे हम लोग संतों के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। और कोल गैस को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे अननॉइड एटमॉस्फेयर पैदा करने के लिए या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर पैदा करने के लिए मेटालॉजिकल प्रोसेस के अंदर, धातकारी के इंडस्ट्रीज के अंदर, फर्नेसेस के अंदर धातकारी जब करते हैं किसी मेटल की धातु साफ करते हैं तो वहां रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर पैदा करना हो या अननॉइड एटमॉस्फेयर पैदा करना हो तो वहां हम इसको इस्तेमाल है कोल गैस को करते हैं। नंबर 2, दूसरा फ्रैक्शन जो निकलता है कोल के अंदर से सर अमोनिकल लीकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये इसको हम लोग अमोनिकल लीकर को हम लोग खाद्य बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब अमोनिकल लीकर क्या है, पानी के साथ अमोनिया का एक्सक्लूशन होता है, अमोनिया को पानी में डालें तो अमोनिकल लीकर बन जाता है। और इस अमोनिकल लीकर के अंदर जब आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो ये अमोनियम सल्फेट बन जाता है। इस अमोनियम सल्फेट को हम एज ए खाद इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद तीसरी फ्रैक्शन है कोल tar, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। थिक ब्रैकिश लिक्विड होता है, 200 से ज्यादा इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड। और जब फ्रैक्शनल हम कोल tar की केले की करते हैं तो उसके अंदर से बेंजीन, टॉलिन, एनिलीन और फेनॉल निकलता है। 4 बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड निकलते हैं। सब किस काम के लिए हम लोग इन चारों कंपाउंड को इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टिक बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव धमाका के मवाद बनाने के लिए, रंगो रोगन बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, वार्निश बनाने के लिए, कीड़े मार अद्वियात बनाने के लिए, जहरें बनाने के लिए। ये है जी इसका कोल tar के जो 4 एरोमेटिक कंपाउंड है उनका इस्तेमाल। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कोल tar के अंदर से निकलने वाले एरोमेटिक कंपाउंड का नाम बताएं। बेंजीन, टॉलिन, फेनॉल और एनालिन 4। इस तरह एक और तरह सा रहेगा, बेंजीन, टॉलिन, एनालिन और फेनॉल का इस्तेमाल बताइए कहां होता है? प्लास्टिक के अंदर, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, ड्रग, एक्सप्लोसिव, डाइज, पेंट्स और पेस्टिसाइड और वार्निश बनाने में। चौथा कंपाउंड जो निकलता है, चौथा जो है वो जो निकलता है, इसलिए एक टर्म और भी बताना भूल गया मुझे। कोल tar जो है थिक ब्लैकिश लिक्विड होता है, 200 से ज्यादा इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, स्पेशली एरोमेटिक होते हैं। कौन से हैं? बेंजीन, फेनॉल, टॉलिन, एनिलीन। ये तो इनका इस्तेमाल बता दिए प्लास्टिक बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, ड्रग बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, डाइज और पेंट्स और वार्निश और
सच बनता है। इसके अलावा पीछे जब हम लोग कोल टार से ये रोमेटिक कंपाउंड निकाल लेते हैं, पीछे गंदमंद बच जाता है। किसके पीछे? कोल टार के पीछे, उसे बोलते हैं पिच। छतों के ऊपर हम लोग लुक डालते हैं, रोड के ऊपर लुक होती है, वो होती है पिच। ब्लैक रेसिड्यू कोल टार का, नॉट ए कोल का, कोल टार का, वो होता है पिच। सड़कों में डालते हैं उसको, हम लोग छतों के ऊपर डालते हैं ताकि छतें लीक ना हो हमारी, वो होता है पिच। व्हाट डू यू मीन बाय पिच? ये भी सवाल आपको आता है देखने में। इसके बाद चौथा कंपाउंड मेरा है कोक। ठंड में परसेंट कार्बन फुट पाई जाती है कोयले का। चौथा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करते हैं कोयले की तो चौथा कंपाउंड निकलता है उसमें से कार्बन। ठंड में परसेंट पाई जाती है कार्बन उसमें कोक के अंदर। कोक क्या है? ये बेसिकली कोयले की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, कोल गैस निकल जाता है, अमोनिया लीकर निकल जाता है, कोल टार निकल जाता है। पीछे गंदमंद क्यों बच जाता है? कोयले का गंदमंद। ये पिच था कोल टार का गंदमंद। ये अब कोयले की जो पीछे बाकियात बच जाती है, रेसिड्यू बच जाता है, उसे बोलते हैं, वो ठोस होता है, उसे बोलते हैं को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो जाती है। कोयले के पीछे जो बचने वाला रेसिड्यू है तो बोलते हैं ठंड में परसेंट कार्बन उसके अंदर होती है, उसको बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मेटालॉजिकल प्रोसेस के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दांत काली के अंदर जमीन से दांत निकाल लेते हैं और से मेटल की एक्सट्रैक्शन जब करते हैं भट्टियों के अंदर, रोस्टिंग के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, स्मेल्टिंग के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल। बेसमराइजेशन के प्रोसेस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल कोक को। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जिस तरह मैंने ये कहा था कि ये कोल गैस जो है ये फ्यूल होता है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर पैदा करता है, इस तरह ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है कोक। तो खास तौर के ऊपर लोहे की दांत काली में इसको हम लोग, आयरन की दांत काली में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स साइंटिस्ट इस धुन में लगे हुए हैं कि जमीन के अंदर कोयले के जितने भी ज़खायर हैं ना उनको गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए, खास कंडीशन दे के ज़मीन के अंदर ही। लेकिन ये कोशिश काफ़ी टफ है क्योंकि माइनिंग करते हुए बहुत ज़्यादा लोग अंदर मर जाते हैं सांस घुटने के दौरान। ये एक डेंजरस प्रॉब्लम होता है, इसलिए साइंटिस्ट जो है ना वो उस मामले में इस तशवीशनाक सूरत को लेके ये सोचने पर मजबूर हुए हैं और इस पर काम कर रहे हैं कि कोयला ज़मीन के अंदर जितने कोयले के ज़खायर हैं उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो उस गैस में कन्वर्ट करने से हम उस गैस को बाहर निकालेंगे और जब वो गैस बाहर निकालेंगे उसको हम लोग बतौर फ्यूल इस्तेमाल कर लेंगे, कोल गैस ये वाली। और इस तरह कीमती जानें जो हैं माइनिंग के दौरान ज़ाया हो जाती हैं वो बच सकें। तो ये क्योंकि वो माइनिंग के दौरान बहुत सी जो कानें हैं वो अंदर गिर जाती हैं, करीब की सुरंग के पास की मिट्टी कमज़ोर होती है, तो वो जो कीमती जानें इस तरह ज़ाया हो जाती हैं अंदर ही जमीन के नीचे कोयला निकालते हुए। इससे वो कहते हैं कि कोयले को बदल लें हम लोग गैस में। तो जहाँ कोयले को हम लोग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वहीं हम लोग गैस को इस्तेमाल कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये आपका समझ में आ गया होगा। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।